नमस्कार दोस्तों, आज के अंक में आपका स्वागत है। दोस्तों, 4 साल 3 महीने के बाद अंततः नागरिकता संशोधन कानून, जिसको आप CAA के नाम से जानते हैं, कल देश में लागू हो गया। इस कानून के लागू होते ही विपक्ष और उसका जो इकोसिस्टम है वो त्राहिमाम त्राहिमाम चिल्लाना चालू कर दिया। कुछ ने उसके टाइमिंग पे सवाल किया। कुछ लोगों का कहना है कि भाई लोकसभा चुनाव की तारीख की घोषणा 2-4 दिन बाद होने वाली है, इस समय CAA कानून को लागू करने की जरूरत क्या थी। भाजपा इसके जवाब में कह रही है कि भाई मेरा तो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है, मेरे पार्टी घोषणा पत्र जो था, चुनावी घोषणा पत्र 2019 में, उसमें स्पष्ट किया गया था कि हम सरकार में आएंगे तो हम CAA लागू करेंगे, और अब हम जो उसको लागू कर रहे हैं। तो दोनों तरफ के लोग जो है अपनी अपनी बात रख रहे हैं। अब जो बड़े जानकार किस्म के लोग हैं, बुद्धिजीवी किस्म के लोग हैं, आप समझ ही गए मेरा इशारा किनकी तरफ है, वो कह रहे हैं कि अरे CAA कानून लागू होते ही भारत तो हिंदू पाकिस्तान बन जाएगा। तो दोस्तों, सबकी अपनी अपनी डफली है, सबका अपना अपना राग है। आइए जानते हैं सबसे पहले कि ये CAA कानून है क्या। दरअसल इसका फुल फॉर्म है CAA का सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट 2019, अर्थात हिंदी में अगर इसको कहें तो नागरिकता संशोधन कानून 2019। ये कानून जो है किसी की नागरिकता लेता नहीं है। इससे कोई भी भारतीय, चाहे वो किसी धर्म किसी जाति को मानने वाला हो, कोई प्रभावित नहीं होता है। किसी की नागरिकता प्रभावित नहीं होती है। ये कानून नागरिकता देने के लिए है। और ये नागरिकता किनको मिलने वाली है, अभी बताते हैं। देश में जो पहले से नागरिकता कानून था, उसमें 2 संशोधन किया गया है दोस्तों। पहला संशोधन ये है कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में धार्मिक रूप से जो अल्पसंख्यक हैं और जिनको धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको नागरिकता देने की प्रक्रिया को प्राथमिकता के आधार पर फास्ट ट्रैक कर दिया गया है। अर्थात सामान्य अगर कोई विदेशी भारत में नागरिकता कानून के लिए, नागरिकता पाने के लिए आवेदन करता है, तो उसे यह सिद्ध करना पड़ता है कि वो पिछले 12 वर्ष से भारत में निवास कर रहा है। अब इसमें संशोधन ये कर दिया गया है इन 3 देशों के लिए, फिर से कह रहा हूं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के जो धार्मिक अल्पसंख्यक हैं और जिनको धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको ये सिद्ध नहीं करना पड़ेगा कि वो 12 साल से भारत में निवास कर रहे हैं। उनको सिर्फ ये सिद्ध करना पड़ेगा कि वो 6 साल से भारत में निवास कर रहे हैं। तो पहला परिवर्तन तो ये हुआ कि ये 3 देशों के लिए ये प्राथमिकता के आधार पर कानून बनाया गया, और दूसरा, नागरिकता पाने की जो अवधि थी उसको 12 वर्ष से घटा करके 6 वर्ष कर दिया गया। बस इतना ही अंतर है। अब प्रश्न उठता है कि क्या ये मुस्लिम विरोधी है? कुछ लोगों का कहना है, और कुछ लोगों का अपने ओवैसी साहब का कहना है। आइए पहले ओवैसी साहब को सुन लेते हैं। Why do we oppose CAA? Because in the 70 years of our Indian Lok Sabha, not a single law has been made on the basis of religion. This has been done. It, in my opinion, and in the opinion of many legal luminaries, which you will again ask which name, is that it violates right to equality. Fourthly, this country cannot have 2 principles of citizenship. Fifth, about CAA, it is discriminatory and it violates. ओवैसी साहब ने 3 मामले उठाए हैं। पहला, उनका कहना है कि धार्मिक आधार पर आज तक भारत में कोई भी कानून नहीं बनाया गया है। उत्तर है कि साहब, अल्पसंख्यकों के लिए जितने भी कानूनी व्यवस्था की गई है संविधान में, वो सिर्फ और सिर्फ अल्पसंख्यक, और वो अल्पसंख्यक कौन है? वो जनसंख्या के आधार पर अल्पसंख्यक नहीं है, वो धार्मिक आधार पर अल्पसंख्यक है। क्योंकि एक तो पहली बात यह है कि अल्पसंख्यक को कहीं भी भारतीय संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, और दूसरी चीज, कहीं भी ये नहीं कहा गया कि अगर इसकी जनसंख्या इतने करोड़ तक ही होगी तभी उसको अल्पसंख्यक माना जाएगा। अर्थात यहां पर अल्पसंख्यक उसको कहा जाता है जो धार्मिक आधार पर बहुसंख्यक की तुलना में संख्या में कम है, जिसमें मुख्य रूप से आते हैं मुसलमान आता है, पारसी आता है, ईसाई आता है, बौद्ध आते हैं, जैन आता है। ये सबको जो धार्मिक अल्पसंख्यक माना गया। अब इस कानून में मुसलमान को छोड़ करके
क्योंकि जिन देशों में ये रह रहे हैं, जो पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, अफगानिस्तान है, ये मुस्लिम बहुल देश है। स्वाभाविक है यहाँ पे मुसलमान तो अल्पसंख्यक होगा नहीं, तो वहां अल्पसंख्यक है कौन? वहां पे अल्पसंख्यक है पारसी, बौद्ध, जैन, हिंदू, सिख और यहूदी। तो ये लोग वहां पे अल्पसंख्यक हैं। यहूदी को इसमें नहीं रखा गया। ये 6 के 6 जो है यहाँ पे अल्पसंख्यक हैं। तो इन 6 जो वहां पे धार्मिक से आए दिन प्रताड़ित किए जा रहे हैं, उनको सिर्फ सीएए कानून के तहत जो है नागरिकता दी जाएगी। तो मुसलमानों के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है? उत्तर स्पष्ट है कि भाई उनकी जनसंख्या जहां से आ रहे हैं वहां तो ऑलरेडी वो बहुसंख्यक है, वो यहाँ पे क्यों आवेंगे और उनको वहां पे कौन प्रताड़ित करेगा? अब यहाँ पे दोस्तों एक और बात ध्यान रखना चाहिए, जब इस मुल्क का बंटवारा हुआ था तो वो धर्म के आधार पे हुआ था। उस समय 75 मिलियन माने 7.5 करोड़ लोगों ने, मुस्लिम लोगों ने अपने लिए एक नए देश का निर्माण किया, उसकी मांग की, बाद में उनकी मांग पूरी हो गई और उन्होंने अपना देश बना लिया। उसका नाम उन्होंने पाकिस्तान रखा। जो आज का बांग्लादेश है, उस समय वो भी पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। और उन लोगों ने स्पष्ट कहा था कि हम हिंदू बहुसंख्यक के साथ में नहीं रह सकते हैं, हम इनके शासन व्यवस्था के अंतर्गत नहीं रह सकते हैं। और उनका यह भी कहना था कि मुझे वो सहूलियतें नहीं मिल पाएगी हिंदुस्तान में जिसके हम आकांक्षी हैं। तो भाई आपने तो मुस्लिम देश बना लिया, लेकिन क्या हिंदू का देश बन पाया? नहीं। ये एक सेकुलर स्टेट है जहां पर सबको आकर के रहने की आजादी है, लेकिन ये धर्मशाला भी नहीं है। और अगर जो यहाँ के मुसलमान, भारतीय मुसलमान अभी रो रहे हैं कि सीएए कानून से मुसलमान को अलग कर दिया गया है, तो आप ये कहना चाहते हैं कि बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से मुसलमानों को यहाँ आने दिया जाए, उनको नागरिकता प्रदान किया जाए? भाई जब दूसरी तरफ हिंदूवादी शक्ति कहता है कि हम अखंड भारत का निर्माण करेंगे, तो आप उसको जो धर्मांध कहते हैं, आप उसको कॉम्युनल कहते हैं। भाई वही बात तो आप भी उलट के कह रहे हो कि इन जगहों के मुसलमानों को यहाँ पर आने दिया जाए। क्यों आने दिया जाए? अगर उनको अलग देश चाहिए था तो उनको अलग देश तो मिल चुका है, अब वो यहाँ पे आके करेंगे क्या? नंबर 1। नंबर 2, इस कानून के तहत जो धार्मिक रूप से प्रताड़ित हैं, तो क्या आप जो मुसलमान है पाकिस्तान का या बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का, क्या वहां पे मुसलमानों के द्वारा मुसलमानों को प्रताड़ित किया जा रहा है? अगर यहाँ पे भारत में कोई हिंदू किसी हिंदू को पीट दे, तो क्या आप कह सकते हैं कि एक हिंदू जो है प्रताड़ित हो रहा है? आप नहीं कह सकते हैं। एग्जैक्टली यही स्थिति जो है पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में और अफगानिस्तान में। नंबर 2, जो उन्होंने फिर आगे बढ़ के कहा कि जो अनुच्छेद 14 है, समानता का अधिकार है, उसकी अवहेलना हो रही है। दोस्तों थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस देश में सामाजिक न्याय देने के लिए जो आरक्षण की व्यवस्था की गई है, वो भी समानता के अधिकार के विरोध में ही है। और इसको सुप्रीम कोर्ट ने कई बार अपने कई फैसलों में स्पष्ट किया है कि राज्य को यह अधिकार है कि वो समुदाय विशेष के लिए अलग कानून बना सकती है। उसी के आधार पर यहाँ पर पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करते हुए राज्य जो है कुछ पिछड़े, आदिवासी और दलित भाइयों को आरक्षण देता है। तो उस समय आपको ये समझ में नहीं आता है कि ये समानता के अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। समानता का कोई अधिकार का उल्लंघन नहीं हो रहा है, ये पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है। एग्जैक्टली यही चीज सीएए में भी अपनाया गया है, वहां पे पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया गया है। जिस तरह से आप कहते हैं किसी ब्राह्मण को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, राजपूत का आरक्षण नहीं मिलना चाहिए, इसी तरह से सीएए कानून में कहा गया कि मुसलमान को प्राथमिकता सीएए कानून के तहत नहीं दी जाएगी, इसके तहत नहीं दी जाएगी। और आप साहब, ओबीसी साहब, आप बैरिस्टर हैं, वो भी आप ब्रिटेन से पढ़ के आए हैं, और आप इतनी छोटी सी बात आप समझते सब हैं, लेकिन आप लोगों को भरमाना चाहते हैं, इसलिए आप ये सब बातें करते हैं। अब इसके आगे और भी कुछ बातें, थोड़ा इतिहास में चला जाए दोस्तों। दरअसल ये नागरिकता जो अल्पसंख्यक हैं इन देशों में, जहां पर कि मुस्लिम बहुसंख्यक हैं, इनको नागरिकता देने की बात आज से नहीं हो रही है दोस्तों। गांधी जी 1947 में ही
उन्होंने कहना चालू कर दिया था कि हमको पश्चिमी पाकिस्तान, जो आज का मूलतः पाकिस्तान है, वहां के हिंदू और सिख भाइयों को नागरिकता देनी चाहिए। उन्होंने ये नहीं कहा था कि पूरे पाकिस्तान को नागरिकता देनी चाहिए। उन्होंने उस समय कहा था कि जो पश्चिमी पाकिस्तान है, उसके हिंदू और सिख भाइयों को हमको नागरिकता देनी चाहिए। नेहरू, जो कि सबसे बड़े धर्म निरपेक्षता के सबसे बड़े मसीहा हैं, उन्होंने 1949 में आसाम के प्रथम मुख्यमंत्री गोपीनाथ बोरदोई को चिट्ठी लिखकर कहा था कि हमें एक स्कीम लानी चाहिए जिसके तहत बांग्लादेश, जो आज का उसमें पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था, आज जिसको हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वहां से आने वाले हिंदुओं को उसके तहत हमें नागरिकता देनी चाहिए। हालांकि वो कभी कर नहीं पाए। वो उनका, नेहरू जी का या गांधी जी का सपना ही रह गया। अब उसके आगे आते हैं, नेहरू जी की बेटी थी इंदिरा गांधी, बड़ी शक्तिशाली प्रधानमंत्री हुई। अब उन्होंने क्या किया कि जो पश्चिमी पाकिस्तान या पाकिस्तान, वहां से जो हिंदू शरणार्थी जो भारत में आके बसे हुए थे, उन रिफ्यूजी को उन्होंने नागरिकता नहीं दी। लेकिन उन्होंने नागरिकता दी, किनको दी? 71 वार के बाद में, 1971 के बार के जो लड़ाई हुई थी, युद्ध हुई थी, उसके बाद में जो बांग्लादेशी आए, उनको उन्होंने नागरिकता देने की बात की। और सिर्फ बांग्लादेशियों को नहीं, युगांडा, अफ्रीका का एक देश है, वहां पे एक तानाशाह हुआ करता था, ईदी अमीन ने वहां पे भारतीयों को प्रताड़ित किया और लोग उसके डर से, आतंक से भाग करके भारत में आकर शरण लिए। उनको भी तत्काल, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान, उसमें अधिकांश मुसलमान ही थे, उन सबको नागरिकता इंदिरा गांधी ने दी। लेकिन जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आए थे, उनको उन्होंने कभी भी नागरिकता नहीं दी। वो इस देश में शरणार्थी बनकर ही रहे। अब शरणार्थी कह रहे हैं, तो एक बात और आपको बता दूं दोस्तों, भारत जो है किसी को भी शरण देने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि जो भी इंटरनेशनल कन्वेंशंस हैं उसमें भारत ने कहीं भी हस्ताक्षर नहीं किया है। इसलिए भारत की ये मजबूरी नहीं है कि वो किसी भी देश के, किसी भी जाति, किसी भी धर्म के मानने वालों को अपने यहाँ शरण दे। रोहिंग्या के संदर्भ में ये बातें लोग कहते हैं। रोहिंग्या का संदर्भ फिर यहाँ पर आता है। इन लोगों ने कहा है, खास करके मुस्लिम कांग्रेस, वामपंथी, ये जो जमात है, इन लोगों का कहना है कि मुस्लिमों के साथ में भेदभाव किया जा रहा है। दोस्तों, जो म्यांमार में हिंदू रोहिंग्या हैं, मैंने अल्पसंख्यकों में भी अल्पसंख्यक, माइनॉरिटी विद इन माइनॉरिटी, रोहिंग्या हिंदू, उनको भी इस कानून के दायरे में नहीं लाया गया है। इसी तरह से श्रीलंका में जो हिंदू तमिल हैं, उनको भी इस कानून के अंतर्गत नागरिकता देने की बात नहीं की गई है। तो अगर आप कहते हैं कि मुस्लिम विरोधी है, तो हम उलट के क्यों ना कहें कि ये हिंदू विरोधी है? दोस्तों, ये किसी भी धर्म या जाति का विरोधी नहीं है। ये उन लोगों को नागरिकता देता है जो वाकई धार्मिक रूप से प्रताड़ित किए जा रहे हैं। ये 3 देशों के लोग, ये सिर्फ उनको नागरिकता देने की बात करती है, और इसके आगे, इसमें ना आगे ना पीछे कुछ नहीं है। और मजेदार चीज देखिए कि 2012 में और फिर 2015 में जो भारत के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, उन लोगों ने इसी तरह के सीए तरह की कानून बनाने की वकालत की थी। और आज देखिए, विरोधाभास देखिए कि जो गांधी और नेहरू करना चाहते थे, जो कर नहीं पाए, जिसकी मांग वर्तमान भारत के मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कर रहे थे, आज जब भारतीय जनता पार्टी गांधी नेहरू के सपनों को साकार करते हुए, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के मांग को मानते हुए सीए कानून लाई है, तो देखिए यही कांग्रेस कह रही है कि ये जो है सांप्रदायिक है। ओवैसी अगर भाजपा को सांप्रदायिक कहता, बात समझ में आती है, उसकी मानसिकता से पूरा देश परिचित है। लेकिन कांग्रेस, ये कम्युनिस्ट पार्टीज, ये वामपंथी, ये लिबरल्स, ये कह रहे हैं भाजपा को कि ये जो है सांप्रदायिक है। अगर नेहरू जी किए होते या गांधी जी करके गए होते तो वो बहुत ही सेकुलर कानून होता। दोस्तों, फिर इस चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। क्या ये इकलौता भारत देश है जहां पर इस तरह के कानून लाए गए हैं? नहीं दोस्तों, ऐसी बात नहीं। इससे पहले अमेरिका में 1990 में
इससे पहले अमेरिका में 1990 में लाउंटेनबर्ग अमेंडमेंट लाया गया था, जिसके तहत यहूदी और ईसाई लोगों को कुछ देशों, विशेष करके ईरान और कुछ अन्य इस्लामिक कंट्री से में जो वो प्रताड़ित हो रहे थे धार्मिक आधार पर, उनको अमेरिका में पहले शरण दिया गया और अंततः उनको जो है नागरिकता दी गई। तो ये जो है कोई पहली बार दुनिया के किसी देश में नहीं हो रहा है। धार्मिक आधार पर नागरिकता देने की प्रथा अमेरिका में रही और भी अन्य देश में भी इस तरह के छोटे मोटे कानून लाउंटेनबर्ग जैसे बनते रहे हैं। तो ये कोई नया नहीं है। अब कुछ लोगों का कहना है कि जो कम समझ वाले लोग हैं उनका कहना है कि जो है क्या जो बांग्लादेश में अभी 1.25 करोड़ हिंदू है, क्या सबको जो है सो बीजेपी आमंत्रित कर रही है कि आप जो है सो भारत में आ जाइए, या फिर कुछ लोग कहने का क्या दुनिया भर के हिंदुओं को, सिखों को यह आमंत्रित कर रहा है कि आप सबके साथ भारत में आकर शरण ले लीजिए। नहीं दोस्तों, जो मैंने कहा ना कि इस नागरिकता कानून में 2 संशोधन किए गए हैं। जो दूसरा संशोधन, उसमें ये चीज भी स्पष्ट किया गया है कि ये कानून सिर्फ उन लोगों पर लागू होगा जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आकर रह रहे हैं। अर्थात जो व्यक्ति 2014 के बाद भारत में अब आकर के रहेगा उसको इस कानून से कोई फायदा नहीं होने वाला है। और यहाँ पे एक और भी चीज स्पष्ट कर दूं कि क्या अब यहाँ पे विदेशी मुसलमानों को नागरिकता मिलेगी ही नहीं दोस्तों। कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, अगर वो ये सिद्ध कर देता है कि वो 12 साल से भारत में रह रहा है तो उसको सामान्य नागरिकता कानून के तहत भारत नागरिकता देगी, बशर्ते कि उसका जो बैकग्राउंड है वो क्लीन हो, वो साफ हो। वो ऐसा नहीं कि चोर उचक्का किसी को मिल जाएगा, लेकिन किसी को भी, किसी भी धर्म के लोगों को यहाँ पर नागरिकता मिल सकती है। सीए कानून तो अब आया है। महान सिंगर लिफ्ट करा दे, अदनान सामी मुसलमान है, पाकिस्तानी है, उनको तो इसी भारत ने नागरिकता दी है। उनके साथ तो भेदभाव नहीं किया गया है। और दोस्तों यहाँ पे मैं एक चीज और आपको बता दूं, पिछले 6 साल में 29,030 पाकिस्तानी, 900 से ऊपर अफगानिस्तानी और 122-27 के लगभग जो है बांग्लादेशियों को नागरिकता दी गई है। वो सीए कानून के तहत नागरिकता नहीं प्राप्त किए हैं, वो सामान्य नागरिकता कानून के तहत जो है नागरिकता इस देश में पाए हैं। तो नागरिकता देने की प्रथा जो इस देश में भी खत्म नहीं हुई है। जरूरत यह है कि आप सीए को समझिए। आप अगर इसको मुसलमानी चश्मे या सांप्रदायिक चश्मे से देखेंगे तो आपको इसका रंग जो है स्पष्ट दिखाई नहीं देगा। इसमें सिर्फ दो ही संशोधन किए गए हैं। मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ 2 संशोधन किए गए हैं कि भारत का दरवाजा जो है सारे हिंदू, सारे सिख, सारे पारसी और क्रिश्चियन के लिए नहीं खोला गया है दोस्तों। जो 2014 से पहले, फिर से कह रहा हूं, ये 3 देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश। 2014 से पहले जो आके यहाँ पे रह रहे हैं, सिर्फ उनको नागरिकता प्रदान करती है। उसके बाद में जो लोग भी आए हैं उनको ये कानून नागरिकता प्रदान नहीं करती है। उनको नागरिकता पाने के लिए सामान्य नागरिकता कानून के तहत जो उसके प्रावधान, उसके तहत आना पड़ेगा नागरिकता प्रदान करने के लिए। इसके लिए कल ही सरकार ने एक पोर्टल, ऑनलाइन पोर्टल भी चालू कर दिया है। अर्थात कि जिन व्यक्तियों को नागरिकता चाहिए वो ऑनलाइन जो है अपना आवेदन कर सकते हैं, फिर उसकी जांच होगी और अंततः उनको नागरिकता मिल जाएगी। अब दोस्तों इस कानून के आने के बाद अभी तक शाहीन बाग जैसी स्थिति तो आई नहीं है। याद होगा आप लोगों को शाहीन बाग, दादी एंड नानी जो अब शाहीन बाग, आसमानी बिरयानी सब बट रहा था, पूरे देश में छोटे छोटे शाहीन बाग बन गए थे। अभी तक वो स्थिति नहीं आई है। इसका कारण ये है कि इसको सीए को नोटिफाई करने से पहले सरकार ने प्रिवेंटिव मेजर्स जो है ले लिया था, और जो भी संवेदनशील इलाके जहां पर ये उम्मीद थी कि कुछ उत्पात होगा, उन जगहों पे पहले से ही अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई थी। अब यहाँ पे इसका राजनीतिक पहलू देखते हैं। बीजेपी ने स्पष्ट कर दिया कि भाई हम तो सीए के साथ हैं। अब जो इंडिया अलायंस के हैं, अर्थात जो विपक्ष के लोग हैं, वो स्पष्ट करें कि क्या वो
जो यहाँ पे बहुत साल निर्वासित जीवन बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध, जैन ये लोग जो बिता रहे हैं, क्या उनको नागरिकता देने के आप पक्ष में हैं या नहीं? एकदम स्पष्ट कर दिया। अब इसके हो क्या रहा है? ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, केरल के मुख्यमंत्री, ये सबके सब इसके विरोध में है। ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल और केरल के मुख्यमंत्री ने तो अपने विधानसभा से सीए के खिलाफ बिल भी लेकर आए, उसे पास करवा लिया, क्योंकि वहां पर उनकी मेजोरिटी है तो आराम से पास करवा लिए। साथ ही और आगे बढ़ करके ममता बनर्जी कह रहे हैं कि हम तो अपने वेस्ट बंगाल में सीए को लागू होने नहीं देंगे। सोचिए दोस्तों, एक निर्वाचित मुख्यमंत्री केंद्र द्वारा निर्मित कानून के खिलाफ करे कि उसको हम अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। एक बार वो करके तो देखें। 356 के लिए एकदम फिट केस है, इनकी सरकार चली जाएगी। दरअसल दोस्तों हो ये रहा है कि सीए जो है तुष्टीकरण का एक बहुत बड़ा माध्यम बन गया है। सारे जो क्षेत्रीय दल हैं या विपक्षी दल हैं, सबको पता है कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ मुस्लिम समुदाय को भ्रमित कर सकते हैं, ये सिर्फ उनको उकसा सकते हैं। कुछ जगहों पर ये लोग जो है कानून व्यवस्था की स्थिति को बिगाड़ सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। वो केंद्र द्वारा, संसद द्वारा पारित कानून है। हालांकि बहुत सारे लोग सुप्रीम कोर्ट में भी गए हैं कि ये कानून अवैधानिक है या इसको क्वैश कर दिया जाए, ये सब करते हुए गए हैं और वो वहां विचाराधीन है। उस समय हुआ क्या था कि भारत सरकार ने कहा था कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, कि चूंकि अभी ये सिर्फ कानून है, हमने इसको क्रियान्वित नहीं किया है और अभी आप इसमें कुछ कीजिए मत। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बैक बर्नर पर रख दिया। लेकिन अब ये कानून जो है क्रियान्वित हो चुका है, तो फिर आज ही कुछ लोग पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट, क्या आप फैसला दीजिए। अब सुप्रीम कोर्ट जो है कब इसका फैसला करती है, आने वाला वक्त बतावेगा, उसका इंतजार हमको भी है। और दोस्तों प्रश्न उठता है कि सीएए के बाद क्या? तो अमित शाह ने संसद में स्पष्ट कर दिया था कि सीएए के बाद जो है अब एनआरसी जो है लागू कर दिया जाएगा। और इसको वो अमित शाह कई बार कई सभाओं में भी कहते रहे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीए भी आने जा रहा है, सीए भी आने के बाद एनआरसी आएगा और एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। घुसपैठिया देश की समस्या है। बंगाल चूंकि बॉर्डर स्टेट है तो बंगाल के लिए ज्यादा एक्यूट समस्या है, परंतु पूरे देश की समस्या है। तो पहले सीए भी आएगा, सारे शरणार्थियों को नागरिकता दिया जाएगा, तो स्वाभाविक रूप से एनआरसी से उनको भय रखने की जरूरत। अभी कुछ दिन पहले जब वो वेस्ट बंगाल में थे तब भी उन्होंने यही बात को दोहराया कि भाई सीए जो है वो फर्स्ट स्टेप है, दूसरा स्टेप जो है वो एनआरसी है। एनआरसी का मतलब होता है दोस्तों नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन्स, अर्थात देश के सारे नागरिकों का ब्यौरा जो है एक रजिस्टर में उसको रखा जाएगा। अर्थात पूरे सारे जो नागरिक होंगे देश के, सबको डॉक्यूमेंट किया जाएगा। वहीं पे आपने सुना होगा कागज नहीं दिखाएंगे, लेकिन अब जो है कागज सबको दिखाना पड़ेगा और कागज सबको दिखाना भी चाहिए, क्योंकि कोई भी देश अपने संसाधनों को घुसपैठिए पर व्यय नहीं कर सकता है और न करना चाहिए। उदाहरण है जो अभी भारत सरकार के द्वारा 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, अर्थात जिनके पास भी राशन कार्ड है। और ये घुसपैठिए, ये जो अवैध घुसपैठिए हैं, ये सबसे पहले जितने भी सरकारी डॉक्यूमेंट होते हैं वो सबके सब पैसा देके, घूस दे करके वो सबके सब बनवा लेते हैं। और वो जो राष्ट्रीय संसाधन जिस पर हक यहाँ के गरीबों को होना चाहिए, उस पर वो अपना हक जताते हैं और पाते भी हैं। इसलिए बहुत ही जरूरी है कि सीए के बाद जो है एनआरसी इस देश में, सिर्फ बंगाल आसाम में नहीं, पूरे देश में लागू होना चाहिए और जो भी अवैध घुसपैठिए उनको इस देश से बाहर कर देना चाहिए। तो जब होगा दोस्तों तो हम लोग फिर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।